जरिए हम जैसे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम किसी एड्रेस का बैलेंस मालूम करना चाहें तो वो हम किस तरह उसको करेंगे, जरा सा मैं करके अभी बताओ। एबीआई इन कोड तो मैं अभी करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें डेलीगेट कॉल में भी इंक्लूडेड है एबीआई इन कोड। तो मैं आपको उसमें डिफरेंस बताऊंगा कि आप जो स्टैटिक कॉल कर रहे हैं, एड्रेस कॉल बेसिकली कर रहे हैं, और डेलीगेट कॉल में क्या फर्क है। सही है, वो मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ अभी। सही है, मुझे एक मिनट दें, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले। अच्छा, एक सेकेंड। कहाँ गया गया। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी विजिबल है। यस सर। ठीक। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, कोशिश करेगा, क्योंकि माइक आप लोग जब क्वेश्चन करना तभी ऑन करें, क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके साथ बार बार म्यूट करना। सही है, तो आप खुद ही आप म्यूट करके रखिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन हो सिर्फ उस टाइम अनम्यूट करेगा। सही है। अच्छा, तो अभी हमें क्या, हमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था एड्रेस कॉल। सही है, मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। सही, एक सिंपल कॉल, पहले उसको हम चेक कर लेते हैं। मैथ। अच्छा, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में कर क्या रहे हैं अभी हम बना के, कि सिर्फ एक कैलकुलेशन हम करेंगे कि एक इनपुट ए लेंगे, एक इनपुट बी लेंगे। सही है, उन दोनों को हम प्लस करेंगे, और जो स्टेट वेरिएबल होगा रिजल्ट, उसमें हम सेव करवा देंगे। सही है। अच्छा, तो इसको हम कर देते हैं पब्लिक। सही, ये हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। सही, हम एक फंक्शन में आते हैं ऐड का। सही है, हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी, भी। एक्सटर्नल रिटर्न्स। अच्छा, इसमें हमने किया क्या है, अभी सिर्फ एक फंक्शन बनाया। सही, दो हमने इनपुट लिए और उसको रिजल्ट में प्लस करवा। सही, मतलब दोनों इनपुट प्लस हुए और रिजल्ट में वो असाइन हो गया। तो हम यहाँ पे चाहें तो रिटर्न, इसको रिजल्ट कर देते हैं। तो ये, अच्छा, अभी ये क्या हो रहा है, एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें हम एक एड्रेस कॉल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रीन सब सही दिख रहा है? और जूम करने की जरूरत तो नहीं है? थोड़ा सा चाहे कर दें वैसे ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और कर दें। साइड पैनल हाइड कर दें मुदस्सिर भाई। सही है, साइड बार भी हाइड कर थैंक दिया। ओके। यू। ओके, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक और एक रिजल्ट का हम वही कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एड्रेस लेते हैं, एड्रेस का पैरामीटर मैथ। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, एक और यूएंट लेते हैं, और यूएंट भी। सही है, एक्सटर्नल रिटर्न। अच्छा, आपको पता है कि हम रिटर्न्स में जो वेरिएबल का नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है, अगर हम कोई चीज रिटर्न्स करवाना है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ उसकी टाइप डिफाइन की है कि ये रिटर्न्स होगा। इसकी टाइप जो होगी वो होगी डाटा टाइप अनसाइंड इंटीजर। सही है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक तो टाइप भी बता रहा हूँ कि उसकी डाटा टाइप क्या होगी, और दूसरी चीज क्या होगी, इसका वेरिएबल का नेम भी बता रहा हूँ। सही है, तो ये जो होता है, ये ट्यूपल में आता है। मैं आपको अभी पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा तो उसमें आपको नोटिस करेगा कि हाँ, इसमें हम रिटर्न कैसे करवा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो एड्रेस कॉल में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास दो चीजें रिटर्न होती थी। एक तो हमारे पास उसका बूल रिटर्न होता है, मतलब वो अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी तो ट्रू हो जाएगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। उसके साथ हम क्या रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे रिजल्ट। तो मतलब वो जो फंक्शन हम जब कॉल कर रहे हैं तो वो एक डाटा भी रिटर्न करेगा। सही है, तो उस डाटा के लिए भी हमने एक वो बाइट्स में डाटा होगा एग्जैक्टली, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बाइट्स पे हम एक बनाते हैं बाइट्स मेमोरी। मेथड कॉल करें तो हम एक मेथड का एक वेरिएबल बना लेते हैं, abi डॉट इम्पोर्ट
विथ सिग्नेचर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमें एक फंक्शन कॉल करना है, उस फंक्शन का नेम हमें डिफाइन करना है, उसके साथ हमें उसके पैरामीटर्स भी डिफाइन करना है। सही है। अच्छा, नेम क्या है हमारे पास, उसका नेम है, और हमारे पास हमने बताया कि इसमें दो पैरामीटर्स हैं, और दो पैरामीटर्स हमने वो भी डिफाइन कर दिए। दो पैरामीटर्स हम क्या ले रहे हैं फंक्शन में, ए और बी। सही है। तो यहाँ पे हमने UN 256 डिफाइन किया है, जबकि ऊपर जो फंक्शन है वहां पर हमने सिर्फ UN लिखा है। अगर मैं इधर कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसका मतलब यही है। सही है। UN 256 डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर आप कोई भी टैग इसको डिफाइन नहीं करते तो ये डिफॉल्ट 56 पे जाते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप डिफाइन नहीं करें, तो ये आपको जरूरी है, आपको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गैस पे इफेक्ट करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके कोई एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू 10 या 20 से ऊपर जानी नहीं है, तो आप UN 256 क्यों लेंगे वहां पे। ये तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास यही रहती है, लेकिन बहरहाल अभी हम इस पे करते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम इसको कॉल करना है। सही है। कॉल में हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि सक्सेस हम ऑलरेडी एक बूल डिफाइन कर चुके हैं। सही है। और एक और क्या हमें क्या चाहिए, डाटा। सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथ डॉट कॉल मैटर। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। ओके, पहले हम क्या करते हैं, मैथ का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय। ओके। अच्छा, तो अभी क्या किया हमने, दो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। सही। एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का। सही, उसमें एक सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करें, एक और हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हम एक और कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को उसके सिग्नेचर से कॉल कर रहे हैं। ओके। अच्छा, मैथ में हमारे पास हम रिजल्ट अभी देखेंगे 0R। सही है, जो मैथ जो हमारा डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर आते हैं, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, उस एड्रेस, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया, मैंने अमाउंट बताया कि 5 और 5 प्लस कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गई है। अगर हम ट्रांजेक्शन में जाएं तो हमें क्या दे रहा है कि ट्रांजेक्शन जो हमने रिटर्न करवाया था, एक तो हमने बूल रिटर्न करवाया था सक्सेस, वो सक्सेस क्या हो गया, ट्रू। सही, मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। उसका जो डाटा है, जो बाइट्स में है, वो हमारे पास डाटा भी मौजूद है। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं रिजल्ट। अब ये आप बताएंगे, ये मैथ के कॉन्ट्रैक्ट में भी रिजल्ट अपडेट हुआ होगा, या फिर सिर्फ कैलकुलेटर के कॉन्ट्रैक्ट में अपडेट हुआ होगा रिजल्ट, अब ये जाने की बात। सिर्फ कैलकुलेटर में सर। सिर्फ कैलकुलेटर में। हाँ, नहीं, और कोई। उधर भी हो गया होगा। 1 मिनट कोड रिजल्ट ऊपर तो स्टेट पे दिखाइएगा। किया है ना। अगर स्टेट में किया है तो हो गया होगा। हाँ, हो गया होगा उसमें भी। किस में हो गया होगा, दोनों में या एक में। मैथ का जो स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर भी मेरा ख्याल है अपडेट हो गया होगा। और कैलकुलेटर में। सर कैलकुलेटर में हुआ होगा बस। अच्छा, तो हम चलें चेक कर लेते हैं। सही है। हमारे पास अभी सिर्फ किस में हुआ है, मैथ में हुआ है। सही है। कैलकुलेटर में नहीं हुआ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ कैलकुलेटर में अपडेट करना है। मैं उस फंक्शन से, मतलब मेरा उस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैं एक एज अ लाइब्रेरी के तरीके से देख रहा हूँ। तो ये मैं एक लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसके फंक्शन यूज करना है, मुझे उसकी स्टोरेज यूज ही नहीं करनी। स्टोरेज तो मुझे अपनी रखनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, तो उसके लिए हमारे पास होती है डेलीगेट कॉल। तो ये मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मतलब सर, एक सेकंड, आप डेलीगेट कॉल पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। जो आपने सक्सेस का वेरिएबल लिया, जो बूलियन हमारा सक्सेस का वेरिएबल है, उसमें वो ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल कराता है डिपेंडिंग कि हमारी कॉल सक्सेसफुल थी या नहीं थी? दो क्योंकि चीजें हमने हम कहीं असाइन तो देखें, नहीं करवाई। ये मैंने यहाँ पे रिटर्न्स में बताया। जी जी, वो तो आपने बता दिया कि एक रिटर्न करेगा सक्सेस, लेकिन ट्रांजैक्शन जब भी होती है तो दो चीजें वो रिटर्न करती है, मतलब एक तो सक्सेस होगी या फेल्ड होगी। सही है, मतलब ट्रू होगी उसकी स्टेट, या फॉल्स हो जाएगी। सही है। अगर ये फंक्शन नहीं होता और यहाँ पे कोई फॉल बैक फंक्शन नहीं होता, तो ये फॉल्स में जाता। सही है। तो हाँ, यानी अभी मेरा मकसद यही था कि मैथ डॉट कॉल रिटर्न करता है बूलियन, और मैथ डॉट कॉल मैंने एक पैरामीटर लिया है। सही है, वो एड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट
को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये जो है ये एक एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट का, सही जी है, जी उसके मेथड को कॉल किया उसने, सही है, उसका मेथड जो रिटर्न करेगा दो चीजें रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ से रिटर्न हटा दूं तो डाटा मुझे नहीं चाहिए, सही है, मतलब मेरे पास डाटा आ ही नहीं रहा, सही है, मैंने सही। हटा दिया, सही है, डाटा आ ही नहीं रहा ना मेरे पास, तो मैंने हटा दिया, मैं यहाँ पे हम्म। बस एक फॉर्मूला आगे छोड़ वो दूंगा, सिर्फ सही ये है। बताएगा कि कॉल सक्सेसफुल थी या नहीं थी। हाँ सही है, अभी तो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, सही है, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम डेलीगेट कॉल पे आते हैं, एक फंक्शन बनाता हूँ, पहले इसको जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा, आप इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन, अच्छा कोई मैसेज, एक सेकंड, सर एक सवाल ये है, जो डेटा जूम है इन कर इसके दीजिए ना। अंदर ये दोनों वैल्यूज आएंगी, अनसाइंड जो आपने ऐड के पैरामीटर्स डाले हैं डेटा में, ये दोनों वैल्यूज आएंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें ये दो पैरामीटर्स, अगर मैंने इसको असाइन किए हैं ऊपर, तो ये तो दो वैल्यूज में जाएंगे, सही है, राइट। ए और बी, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक हम कैलकुलेटर वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिटर्न हम लोग यूज नहीं कर रहे, रिटर्न तो आ रहा है फंक्शन के अंदर, लेकिन रिटर्न ये ऑटोमेटिकली कर रहा है सक्सेस इन डाटा को। वो सक्सेस जो है वो ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन के बारे में, ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बेसिकली ये बूल है, सही है, ये मैं सक्सेस से हटा के कर दूं भाई, इसको मैं एक और नाम देता हूँ बूस, सही है, तो जरूरी नहीं है कि इसका नाम सक्सेस हो, कुछ भी नाम दे दिया, सही है, बेसिकली लेके आ रहा है ये एक आपके पैरामीटर ले रहा है, सही है, उसकी टाइप से आपको देखना है कि टाइप क्या होनी चाहिए, बूल, सही है, उससे बूलियन टाइप होगी उसकी, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन है बेसिकली। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मुदस्सिर, फिर। मेरा ख्याल है वो क्वेश्चन शायद ये कह रहे हैं कि हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी मेथड के अंदर। क्योंकि हम तो ट्यूपल, ये जब ट्यूपल हम की बेस ऊपर में लिख आता है। देते हैं ना, जब हम वेरिएबल हाँ ऊपर डिफाइन कर देते हैं, सिर्फ टाइप नहीं रखते, तो फिर हमें नीचे रिटर्न नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि वो खुद ही उसमें असाइन करके और रिटर्न कर देता है। अगर ऊपर सक्सेस ना लिखा होता फिर करना पड़ता। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने एक फंक्शन बना लिया, हमने इसको डेलीगेट कॉल का हमने नाम दिया। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक है। डेलीगेट कॉल हम कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है? अच्छा, एक डेलीगेट कॉल, हाँ, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, ओके। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने वही काम किया, तो ये एक दो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, तो मैं जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। कॉल को हमने देख लिया, अब हम डेलीगेट कॉल पर, हम पहले रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। अच्छा, तो अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अपडेट हुई है, मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट वैल्यू अपडेट हुई होगी, मैंने डेलीगेट कॉल किया, सही है। कैलकुलेटर की समझ नहीं आया दोबारा से बोलेगा। कैलकुलेटर की होगी सर। कैलकुलेटर की होगी, और कोई और जवाब देगा। सर आपने भी शायद अभी बताया कि कैलकुलेटर की होगी, इसका उससे मैथ से लेना हाँ, नहीं होगा। मैं दोबारा से पूछूं ताकि आप थोड़ी एक्टिविटी रहे, हाँ, पता थैंक नहीं कितने लोग सो रहे हो, वही चला क्लास ऑन करके चले गए। ठीक। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी स्टेट वैल्यू अपडेट हुई है, कैलकुलेटर की, सही है। अगर मैं मैथ में जाऊंगा तो वहां पे आ रहा है मेरे पास 0, क्यों,
क्योंकि मैंने क्या किया, डेलीगेट कॉल बेसिकली करता ये है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका आप मेथड कॉल कर रहे हैं, सही है, वो उसको फंक्शन को तो यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन जो उसका आउटपुट है, स्टेट जो अपडेट कर रहा है, वो स्टेट आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट से होगी, सही है। बस इसमें ये डिफरेंस है, हमारे पास कुछ ज्यादा वो नहीं है। इसमें हम काम ही हमारे कब आएगा, जब हम टोकन्स पे वर्क कर रहे होंगे ना, तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ, सही है, माशाल्लाह से कुछ बहुत सारे हमारे यहाँ पे फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं, तो उसमें क्लास में मौजूद होंगे तो उनको पता होगा कि भाई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सही है। तो उसमें हम यूज करते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होता है ये कि हम ओनरशिप भी चेंज कर सकते हैं, सही है। हम आगे जाके अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने हैं डिप्लॉयड हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम सिर्फ फंक्शन यूज करते हुए उसको प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें हो ये रहा होता है, डेलीगेट कॉल यहाँ चल रही होती है, इसका सही है। मतलब ये हुआ मुदस्सिर कि हमें अपने उस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ कैलकुलेटर है, उसके अंदर उसी टाइप का एक स्टोरेज वेरिएबल चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स हमें ये पता होना चाहिए कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉल कर रहे हैं उसमें कौन सा स्टोरेज वेरिएबल है, ताकि हम वैसा ही स्टोरेज वेरिएबल अपने कॉन्ट्रैक्ट में बना सकें। हाँ, अच्छा अहमद भाई, आप काफी टाइम से इस फील्ड में, तो आपको आइडिया होगा, जब भी आप किसी, फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट की या कोई भी सी प्लस की कोई भी आप लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो जो उस लाइब्रेरी का ऑनर होता है, जिसने बनाई होती है, जिस टीम ने, तो वो उसका पूरा इंटरफेस बताती है, उसके फंक्शंस बिल्कुल। बताती है, उसके रूल्स डिफाइन करती है, सही है। तो आपको ऑलरेडी जिसकी भी आप कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे होंगे या जो भी लाइब्रेरी यूज करेंगे, वो उसके रूल्स डिफाइन हुए होंगे कि आपने ये इस तरीके से पैटर्न पे चलना है, तब जाके ये लाइब्रेरी आपके लिए वर्क करेगी, सही है। ये मतलब ये नहीं कि आपने अंधाधुंध किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लिया, आपने बस आंखें बंद कर, हाँ पे इसमें ये वेरिएबल होगा मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको पता होगा कि हाँ इसका रूल्स डिफाइन है और मुझे इस तरीके से इस पैटर्न पे वर्क करना, तब जाके मेरे पास रिजल्ट आएगा जो मुझे चाहिए, बिल्कुल सही। लाइक एपीआई कॉल्स की सूरत में आप कह रहे हैं सर, ऐसे ना सर? एपीआई कॉल्स ले लें आप, नोड के पैकेजेस ले रहे हैं, लाइब्रेरीज ले लें, सही है, इस तरह के फ्रेमवर्क्स ले लें, सही है। आपको सब चीजें पता होगा, यस, प्रॉपर पता होगा कि एपीआई का नेम क्या है और इसे रिटर्न क्या होगा, फिर उसको पार्स किस तरह से करना है। अगर ओपन जेपलिन पे जाएं, जो भी सबसे ज्यादा यूज होती है, सभी में यूज करते हैं इसे, तो वो उसने पूरे सब चीजें बताई हुई हैं कि आपने इस पे किस तरीके से काम करना है। अगर मैं ओपन जेपलिन का ERC20 ओपन करूं, तो यहाँ पे कमेंट्स में भी इसने बताया, बाकी जो इसका डॉक्स में जाते हैं, डॉक्स आ गया, तो यहाँ पे आपको सब चीजें इसने बताई हुई हैं कि आपने किस पैटर्न पे चलना है। अगर आपने ओपन जेपलिन को यूज करना है, सही है, आप इसके पैटर्न के खिलाफ नहीं आ सकते, मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही है। तो आप वही उसी पैटर्न पे, उसी रूल्स पे चलते हुए फिर आप काम करते हैं, अगर आपने इसको यूज करना। अगर आप अपना खुद का बनाया तो आपको पता ही होगा कि भाई हाँ मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, सही है। तो अच्छा, हाँ, हम टोकन्स की तरफ आते हैं, ये तो हमारे पास लास्ट टॉपिक कवर हो गया। मुदस्सिर साहब जी, आसिफ अली नाम है मेरा, मैं टोकन्स पे काम करता रहा हूँ, लेकिन अभी जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया था इसमें थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्या इसको आप रिपीट कर लेंगे मेरी खातिर प्लीज? अच्छा, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, सही है। इसमें मुदस्सिर अगर रिपीट करने में, फिर वो जो मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर हम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हम बैलेंस चेक करना चाहें एड्रेस का, तो वो हम किस तरह करेंगे? किसी डेलीगेट कॉल के जरिए, इस तरह प्लीज। अगर उसने देखें फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है, सही है, हम सपोज करते हैं उसमें टोकन का बैलेंस मालूम करना आपको, या किसका बैलेंस मालूम करना, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस? किसी एड्रेस का बैलेंस, किसी भी एड्रेस का अकाउंट है जिसका बैलेंस वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है या वो इथेरियम के नेटवर्क पे मौजूद है? आप मतलब किस ग्राफ पे मालूम करेंगे वो? उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी एड्रेस का अगर बैलेंस है, तो उसके मेरा अपना बैलेंस है, तो मैं उससे बैलेंस जो है वो इथर आप बोल रहे हैं या टोकन बोल रहे हैं आप? जो भी कन्वीनियंटली बता दें, दोनों का बता। अगर आप इथर का बोल रहे हैं तो आप उसका एड्रेस कॉल करेंगे, सही है, यहाँ पे आप उसका बैलेंस मालूम कर सकते हैं कि भाई उसमें कितने बैलेंस पड़ा हुआ, सही है, मतलब आप वैल्यू करके उसका कर सकते हैं। दिस डॉट करके बैलेंस जो है उसका हमारा फंक्शन है, उससे सर आप थोड़ा सा अगर ठहर के बोल लें, जो रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहर मैं पहले इसको रिपीट कर देता हूँ पहले उसको, सही है। बाकी अगर आपको देखना भी तो आप उस पे कॉन्ट्रैक्ट में आप बैलेंस के जरिए इसका फंक्शन जो होता है, जैसे हमने एड्रेस में बैंक वाले जो हमने अभी जो असाइनमेंट किया उसमें जिस तरीके से मौजूद है, वहां पे आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लेके आपका बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें
कॉल में और डेलीगेट कॉल को हम एक दफा रिपीट कर लेंगे जल्दी से, सही टाइम क्यों है हमारे पास कम है। अच्छा, तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है मैथ का, सही है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया, सही है। स्टेट वेरिएबल के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने दो इनपुट लिए ए और बी, सही है। उसको हमने प्लस करवाया, उसके सम करवाने के बाद हमने किस में असाइन किया, स्टेट वेरिएबल में, और उसको हमने रिटर्न करवा दिया, सही। ये सिंपल है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें भी उसी नेम का एक सेम स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया कि हम कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस फंक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को यूटिलाइज करना है, सही है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉल किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हम पहले वो देख लेते हैं चला के, सही है। अच्छा, तो ये मैथ का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, सही। हम पहले ऐड कॉल का फंक्शन ट्राई करते हैं। हमने क्या किया, उस मैथ के कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को हमने यूज किया, वहाँ पेस्ट करने के बाद हमने फॉर एग्जाम्पल 50 और अमाउंट उसमें भी 50। जब हम ट्रांजैक्ट करेंगे तो होगा ये कि जो हमारे पास कैलकुलेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो स्टेट वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, जो स्टेट वैल्यू अपडेट होगी वो होगी मैथ के कॉन्ट्रैक्ट की, सही है। जबकि यहाँ पे डेलीगेट कॉल क्या कर रहा है, डेलीगेट कॉल उसके फंक्शन को तो यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन जो स्टेट वैल्यू है वो हमारे ही कॉन्ट्रैक्ट की यूज कर रहा है। जस्ट लाइक अगर हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं या पैकेजेस इस तरीके की यूज करते हैं तो उसमें होता ही है कि हमारे पास फंक्शन दिए होते हैं, इंटरफेस दिया होता है, हम उसकी बेस पे हम आउटपुट रिजल्ट ले लेते हैं, सही है। लेकिन जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे अपनी कोडिंग के होते हैं या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, सही है। तो जैसे वैसे ही हम डेलीगेट कॉल में भी वही इनपुट्स हैं, तो ये मैं मैथ के कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैं सपोज करते हैं कि इनपुट में 100 और बी में भी मैं 100 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो कैलकुलेटर का कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा, जबकि मैथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके स्टेट अपडेट नहीं होगी, सही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं तो हमें एक्चुअली डेलीगेट कॉल यूज करनी होती है। वहां पे ऑलरेडी आपके पास अगर ओपन जेपलिन में देखें तो सब चीजें बैकएंड पे हुई होती हैं, आपको सिर्फ उसके इंटरफेस को यूज करना होता है। ये बहुत कम ही आपको यूज करने का मतलब चांस मिलेगा, मतलब बहुत कम सर है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर लेक्चर से पहले एक छोटी सी सिनेरियो या एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लिख लें कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिर उसके बाद आप उस इस वाले को उसके अंदर फिट करके बताएं कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं और इस तरह हम टोकन्स में यूज करेंगे इसे। मैं अभी टोकन्स पे ही आ रहा हूँ, अभी हमने सिर्फ एक बेसिक हमने पढ़ लिया इसको। हम टोकन्स अभी नेक्स्ट क्लास में हम टोकन्स को जब काम करेंगे तो वहां पे हम डेलीगेट कॉल को यूटिलाइज करके दिखाऊंगा मैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, सही। क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल उसमें आपको सिर्फ यही एग्जांपल बता सकता हूँ कि स्टेट हमारे जो बेस कॉन्ट्रैक्ट की अपडेट होगी, मतलब जिसमें हम मौजूद हैं, सही। सर कहने का मकसद ये है कि जब आप असाइनमेंट देते हैं ना तो फिर उस वक्त जरा हमारी आंखें खुलती हैं और दिमाग भी खुलता है कि हम एक्चुअली किस चीज को यूज करें, मतलब हम फिर सर्च करते हैं कि हाँ किस चीज को यूज करें या कैसे करें। तो इसी तरह अगर असाइनमेंट, अगर लेक्चर में भी हम इसी तरह हो कि एक छोटा सा हमारा ऑब्जेक्ट हो कि एक्चुअली ये चीज है, तो फिर हम हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम अच्छा अब ये पढ़ेंगे इसके मुतालिक ना कि हम इसको इस तरह अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो चलो हम इसको हेल्प डेस्क में हम देख लेंगे। इसको तो अभी हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हमें टोकन्स को कवर करना है, जबकि और ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम हेल्प डेस्क में ले लेंगे, सही। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि ये जो आपने मतलब एक छोटा सा सवाल, ये जो आप व्हाट विल बी द सिनेरियो वेयर हमें बेस कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली आपने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि व्हाट विल बी द सिनेरियो जिसमें हमें बेस कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं वर्सेस हमें ये डेलीगेट तो इज क्लियर, बट ये रियल वर्ल्ड में सिनेरियो क्या होगा कि हम बेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं इसका वैसे बताऊँ। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट उसमें किया था, उसमें हुआ ये था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था हमने उसको डेलीगेट कॉल हमने इसमें यूज किया था। तो उसमें अब हुआ ये कि हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चेंजेस हुई हमारे पास, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस के बजाय हमने, सपोज मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेशन हमारे पास गलत आ रही है, सही है। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी हमसे, क्योंकि हमने यूनिट टेस्टिंग नहीं की थी उसकी सही से। फिर लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपग्रेडेबल था। अपग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि आप
कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करते, जो आपने स्टेट कर दिया, लेकिन आप फंक्शन को अपडेट कर सकते हैं। सही है। तो हमने उसके लिए हैंडलर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ था, उससे हमने क्या किया, नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, लॉजिक वही रही, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी वही रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो गया और लॉजिक सही हो गया हमारी। जो हमने मतलब स्टेट वही रही, हमने लॉजिक को अपडेट कर दिया कि भाई वो गलती से हमने प्लस कर दिया था। सही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। अब और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हमारे पास वही रहा, सब चीजें वही रही। सही है। लेकिन हमने लॉजिक अपडेट कर दी तो हमारा काम आसान हो गया। तो हमने वहां पे एक तरीके से डेलीगेट कॉल को यूज किया था और उस काम हमारे यहाँ आया था। ठीक है। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेलीगेट कॉल यूज कर रहे हैं तो हम फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। वो उसका एक पूरी कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, उसकी सिर्फ इस मेथड से नहीं कर सकते, पूरी उसकी लॉजिक होती है। वो इनकमिंग हेल्प डेस्क में मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको कवर करवाऊँ। तो हमारा टारगेट है उसको ओपन ज़ेप्लिन की लाइब्रेरीज को हम पढ़ें, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। सही है। तो बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे क्रिटिकल जो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो आप API इनकोड विद सिग्नेचर इन सब चीज़ों को यूज करते हुए आप काम करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर ये कैलकुलेटर में आप रिजल्ट जो आपने वेरिएबल लिखा है वो चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पे एरर आएगा? मतलब रिजल्ट की जगह आप RES लिखते हैं जो कैलकुलेटर में स्टेट वेरिएबल डिफाइन है नीचे कैलकुलेटर में। एक मिनट। अच्छा सही है। तो बस यही यूज हो रहा है। चलो बस ये लास्ट करते हैं, इसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है। अच्छा तो अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एड्रेस कॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। सही है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल जो हमने कॉल की है वो कॉल हो गई, और उसमें हमारा जो मैथ का कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी वो अपडेट हो चुकी है। सही। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सही। यहाँ पे इस अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो टाइप रखी है वो टाइप हमें हमारे पास मौजूद है कि यही टाइप होगी। सही है। तो वो उसके हिसाब से उसने देखा कि हाँ ये जो आउटपुट है वो उससे मैच कर रहा है, तो उसने उसको अपडेट कर दिया। सही। लेकिन अलबत्ता यहाँ पे अगर टाइप भी मैं डिफाइन नहीं करता तो वो फिर मेरे पास मसला होता। सर अगर सेम टाइप के दो वेरिएबल्स हो तो देन सेम इशू नहीं आएगा हमारे पास? सेम टाइप के दो कभी मैंने ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई कर लेते हैं। ये चीज मैंने ट्राई नहीं की। सही। डायरेक्ट डेलीगेट कॉल पे कर लेते हैं हम इसको। हाँ बताइए एक मिनट। जो हमने फर्स्ट डिफाइन किया था वही उस पर गया, सेकंड वाला उसने काउंट नहीं, क्योंकि यहाँ ये चीज की लॉजिक मुझे भी नहीं पता कि इसने फर्स्ट क्यों किया सेकंड क्यों नहीं किया। हो सकता है क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हो तो इसने फर्स्ट को कैच करके उसके साथ फॉरवर्ड कर दिया। अलबत्ता वैसे एरर तो नहीं आया हमारे पास यहाँ पे। तो लेकिन उसने दूसरे वाले जो अनसाइन टीचर उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की। इसमें हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से वेरिएबल पे जाना चाहिए? क्योंकि हम फंक्शन यूज कर रहे हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का, तो हमें उसी में ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइब्रेरी में ऐसा मौजूद है आप वहां पे एडिट कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टोरेज वेरिएबल जो है वो दोनों के सेम है, इस वजह से वो उसको उठा रहा है। अगर आप स्टोरेज वेरिएबल डिफरेंट डिफाइन कर देते तो वो उठाएगा ही नहीं उसको। टाइप अगर अलग होगी, सही, अगर मैं यहाँ पे बोल रख दूँ या स्ट्रिंग रख दूँ तो फिर मसला आएगा। ठीक है। बहरहाल अभी हम टोकन की तरफ बढ़ते हैं इसको, क्योंकि काफी लंबा हो रहा है हमारे पास टॉपिक, हमें पीछे थोड़े से रह गए। इसको हम हेल्प डेस्क में और देख लेंगे। सही है। यहाँ तक क्लियर है। कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको मैं गिट पे डाल के, कोड की फिक्र नहीं करें। अच्छा तो टोकन्स के बारे में क्या जो हमने Q2 में पढ़ा, Q1 में पढ़ा टोकन्स को। सही है। तो टोकन्स कौन डिफाइन करेगा, कोई बताएगा टोकन्स हैं क्या इसमें? सर उसमें पीछे वाले प्रीवियस टॉपिक में स्टैटिक कॉल भी एक था, वो भी फिर बाद में आप कवर करेंगे? हाँ उसको हम देख लेंगे स्टैटिक कॉल को। सही है। अभी मैंने उसको स्टैटिक कॉल कवर नहीं होता।
सर अभी नहीं बताइए प्लीज, पहले आप टोकन बता दीजिएगा और उसके हवाले से ही उसका फिर सिनेरियो डिफाइन कीजिएगा कि किस तरह यूज करना। ओके, हाँ सही। अच्छा, तो टोकन्स को कोई डिफाइन करेगा? सर टोकन्स सर बेसिक आइडिया तो मेरे ख्याल से पता है। हाँ, तो कोई डिफाइन तो करे, कोई बताएगा टोकन्स है क्या? सर टोकन्स जो हमने देखे थे इस तरह के, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, कॉन्ट्रैक्ट बना के उन कस्टमर्स को, उसमें हम लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट का नाम कस्टमर से ले लेते थे, टोटल क्वांटिटीज उनको कितनी चाहिए, और एक दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना सीखे थे। एक स्टैंडर्ड जिसमें सिर्फ नाम क्वांटिटी वेरीफाई होती थी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता था जिसमें कस्टमर हमसे डिवीजन मांगता था बाय और सेल पे, कि बिलफर्ज में अगर कोई कस्टमर 10 पर टोकन्स बाय करता है 100, तो 90 इसके पास जाएंगे और 10 उनके पास जाएंगे जो टोकन्स के होल्डर्स होंगे। तो इस तरह की टोकन इकोनॉमिक्स हम लोग कॉपी करके या उसको उसमें चेंजिंग करके दे देते कस्टमर को। तो दो किस्म के टोकन्स हमने देखे, एक स्टैंडर्ड और दूसरा जिसमें बाय और सेल पे कस्टमर्स को या होल्डर्स को उनको बेनिफिट होता है। सही है। टोकन्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसी, मतलब एसेट भी इसके अगेंस्ट में हो सकता है, उसकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ये शेयर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है और इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के इसकी सपोर्ट में उसे कोलेटरल के तौर पे कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन बिटकॉइन की अपनी वैल्यू जो है वो परसेप्शन, मार्केट बेस्ड परसेप्शन की वजह से वो ज़्यादा है। लेकिन टोकन्स जो है वो किसी एसेट के अगेंस्ट किसी एसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी कंपनी के शेयर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर ये यूटिलिटी टोकन के तौर पे ये एक्सेस कार्ड जैसे होते हैं, मेंबरशिप कार्ड, ये उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सही है। और कोई डिफाइन करें आप लोग बारी बारी। सबके इनपुट से मेरा थोड़ा सा सवाल ये है कि probably a layman question, but how do we differentiate then that tokens do tokens hold value, and if yes, then how do we differentiate tokens with Ether, for example? सही है। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं आपको सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पढ़ते हुए हमने ये भी सीखा कि दो किस्म के टोकन्स होते हैं। एक ERC20 टोकन हमने बना के देना चाहे कस्टमर को दिए अब तक ना, लेकिन जो नॉन फंजाइबल टोकन NFT हो जिसमें दूसरे किस्म के टोकन है, वो हमने सीखने हैं ज्यादातर ना, जो चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कवर करेंगे। अभी तो हम बेसिक टोकन से ही शुरू कर रहे हैं। सही है कि अभी बिल्कुल बेसिक ERC20 पढ़ेंगे, इसको हम एडलेक्स में लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे टोकन की जो सवाल किया उन्होंने, लेमैन क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूं कि टोकन्स जो हैं वो वैल्यू होल्ड करते हैं। सही है, अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो वो फिर किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप बैरिया टाउन में जाके एक प्लॉट बाय करते हैं। सही है, आपने करेंसी से बाय किया, फॉर सपोज उसकी प्राइस थी 10 मिलियन। सही है, आपने 10 मिलियन रुपीस में वो प्लॉट बाय किया। आपने बाय किससे किया? करेंसी से। जो आपको फाइल मिली वो एक टोकन है। सही है, आप मतलब प्लॉट नाम करना मतलब ये नहीं है कि आप प्लॉट उठा के घर लेके जा रहे हैं। सही है, आप फाइल लेके जाएंगे, फाइल है मेरे पास। सही है, तो आप फाइल क्या हो गई? वो टोकन हो गई। क्यों? क्योंकि अगर उसके पीछे वैल्यू नहीं है, सही है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसमें। फॉर सपोज उस फाइल के पीछे आपके कोई प्लॉट नहीं है, या फिर आपने से मार्केट से आगे फाइल खरीदी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है, प्लस उसमें कुछ गवर्नमेंट भी अपनी वैल्यू सेट कर रहा है। सही है, कि गवर्नमेंट के कुछ वैल्यूज हैं कि भाई ये फाइल ऑथराइज है। सही है, तो ये सब चीजें जो है उस फाइल को एक वैल्यूएबल एसेट बना रही। सही है, तो आपका जो अगर कोई यहाँ पे काम करते हो स्टेट एजेंसी से रिलेटेड, तो उसमें यही आप देखेंगे कि अच्छी खासी डील्स 60 to 70% जो डील्स होती हैं वो सिर्फ फाइल्स की बेस पे हो रही होती है। अच्छे खासे लोग सिर्फ अपने जो प्लॉट्स उन्होंने जाके देखे भी नहीं होते कि उनके प्लॉट्स हैं, जमीन भी नहीं देखी होती, वो सिर्फ उन फाइल्स की बेस पे यकीन रखते हैं कि हाँ ये मेरे पास प्लॉट मौजूद है, मतलब वो टोकन्स हैं।
सही है। तो टोकन जो है वो वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, और कोई डिफाइन करेगा और डिफाइन सर एक करें क्वेश्चन आगे? है सर जहाँ तक मुझे समझ में आई है कि टोकन्स दो टाइप के होते हैं। बारी बारी बोल रहे हैं प्लीज, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि जब हम टोकन बनाते हैं तो टोकन के अगेंस्ट कुछ ईथर भी हम देते हैं। डिपेंड करता है सिनेरियोस पे, आप टोकन किस टाइप का बना, सही है। अगर आप, तो वो डिपेंड करता है। ओके सर इसकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि भी जैसे इतने ही टोकन के अगेंस्ट इतनी ईथर हमने देने, वो आप डिफाइन कर सकते हैं, वो आप डिफाइन कर सकते जब हम टोकन बनाते हैं तो सर मेरे ख्याल से तो उसकी वैल्यू वो टोकन इटसेल्फ डिफाइन करता है कि उसकी कितनी मार्केट वैल्यू खुद से डिफाइन होती है। जब हम बनाते हैं और पब्लिश करते हैं उसके बाद उसकी जो मार्केट होती है उससे ईथर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू निकलती है। डिपेंड, मैं वही बता रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि आप टोकन्स आपने, मैं अब इसको थोड़ा टेक्निकल साइड पे लेके जाऊँ तो इसकी एग्जांपल मैं दूँ। आपने एक टोकन बनाया, आपने टोकन किस सिनेरियो बनाया? फॉर एग्जांपल आपने इस टोकन को बनाया कि भाई मैंने इसको एक्सचेंजेस पे पब्लिश करना है, सही है। आपने उसकी कोई इनिशियल वैल्यू तो आप डिफाइन करेंगे ना कि प्री सेल लॉन्च करेंगे आप उसकी, सही है। आप प्री सेल में उसकी वैल्यू बताएंगे 1 ईथर इज इक्वल टू ये रेट है, सही है। आप इसकी एंडिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम आप डिफाइन करेंगे कि भाई स्टार्ट कब होगा, ये क्लोज कब होगा, सही। वो एक्स्ट्रा जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम बिल्कुल इसमें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक एक रॉ कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं कि रॉ कॉन्सेप्ट क्या है टोकन्स का। लेकिन जैसे एयर ड्रॉप कर रहे थे हम तो उस वक्त तो हमने कोई इनिशियल वैल्यू तो हमने नहीं की थी, हमने तो मतलब फ्री में भी इसको दिए। बिल्कुल, ये सिनेरियोस को डिफाइन करता है, कोई आपको रोक नहीं रहा। मैं एक्स्ट्रा सिनेरियोस के बारे में बता रहा हूं। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा हेमंत बाजी, एक मिनट। मैं आपको इस तरह डिफाइन करूंगा कि एक गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो मैं 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करूँ, सही, आप लोग डिस्कशन करें। अच्छा, टोकन्स को इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक अनाउंस करती है कि हम नए किस्म के सर्टिफिकेट मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसकी वैल्यू जो है ना वो गवर्नमेंट खुद से डिफाइन करेगी, जिसकी कीमत होगी 1 रुपया, और हम मार्केट में 5000 सर्टिफिकेट सेल करेंगे, सिर्फ 5000। क्वांटिटी भी उन्होंने डिफाइन कर दी और रेट भी दे दिया 1 रुपया। होगा ये कि सारे कस्टमर्स जो है ना वो 1-1 रुपए के हिसाब से 5000 ये सर्टिफिकेट खरीद लेंगे। तो इनके होल्डर्स कितने हो गए? 5000 होल्डर्स हो गए मार्केट में। ऐसा ही है? मेरी बात समझ में आ रही है? 1 रुपए जैसे, ठीक है। तो होगा क्या कि आगे चल के क्या होगा कि हम लोग आपस में जब लोग इस टोकन्स को खरीदना शुरू करेंगे, अब आपके पास 1 रुपए की वैल्यू, लेकिन आपको इसको 2 रुपए का बेचेंगे, आप बेनिफिट तो लेंगे ना। तो उसकी उस वक्त मार्केट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रुपए हो जाएगी, जो कि शेयर्स मार्केट में चल रही होती है। फिर इसी तरह वैल्यू जो ना का बढ़ने का अंदाज यही होता है। पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट डिफाइन करती है खुद, लेकिन जब हमने डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन को पढ़ा है तो उसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्वमेंट की खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, लोगों ने खुद ने अपने टोकन बनाना शुरू कर दी। जिसकी मैं अगर मैं मिसाल दूं कि सेलिब्रिटीज अपने टोकन बना के मार्केट में दे सकती हैं। अब उनके पीछे लॉजिक क्या होगी? वो एक सेलिब्रिटी ने बनाया है, ठीक है। अगर इस तरह कोई कंपनी का बहुत बड़ा मालिक है, जिस तरह में फेसबुक का मालिक अपने टोकन्स देना चाहे, तो उस बेसिकली होगा क्या कि वो मार्केट में अपने शेयर्स दे रहा है। इसका मतलब ये होगा, जिस तरह गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिए थे, अब क्या होगा कि फेसबुक का मालिक जो है ना वो सर्टिफिकेट दे रहा है मार्केट में 5000। ब्लॉकचेन ने हमने यही सिखाया कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, लोग खुद से काम कर रहे होते हैं। Okay. इसमें मैं सिर्फ अगर एक चीज ऐड कर दूं, वो ये है कि आपने जो बात की उससे भी अगर एक स्टेप पीछे चले जाएं, टोकन्स को हम सिर्फ ये अज्यूम कर लें कि वो आपको कोई ना कोई फायदा देते हैं। वो जो वैल्यू की हम बात करें ना, वो वैल्यू को आप मॉनेटरी टर्म्स में ना देखें। वो फायदा या वो वैल्यू जो है ना, वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपको एक्सेस मिलती है। कोई एक हम अमेजोन की बात करते हैं कि अमेजोन की बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमने कोई क्लाउड सर्विस यूज करनी है, तो वो एक ऐसा टोकन निकाल देते हैं कि वो कहते हैं जिसके पास ये टोकन होगा वो हमारी 10 GB स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, या हमारी इतनी बैंडविड्थ को यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज। आपने उन्होंने वो एक टोकन, ये जिसकी एग्जांपल शायद हमने वो Q2 में या किस में, जहाँ पे वो सरदिशान की वीडियो थी, वो एग्जांपल देते हैं एक रेस्टोरेंट की। एक रेस्टोरेंट में अगर आपने एक कोई भी बिरयानी या कोई चीज लेनी है, तो आपने वो टोकन है आपके पास,
लेकिन वो उसी रेस्टोरेंट में चलेगा। आप किसी और रेस्टोरेंट में चले गए जाएंगे तो वहां पे वो नहीं चलेगा, वो उसको नहीं पता वो क्या है। तो वो पहला स्टेप होता है कि जिसने उसे इशू किया है वो ही उसको एक्नॉलेज करता है और रिकग्नाइज करता है। उसके बाद फिर ये दूसरा स्टेप आता है, जैसे ये अभी आसिफ भाई ने बताया कि उसके बाद फॉर एग्जांपल वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग कहते हैं कि नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फिर वो डिमांड सप्लाई उसको बताती है कि ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई किस तरह है कि अगर तो सप्लाई बढ़ती जा रही है, जैसे अगर बिटकॉइन की बात करें या दूसरे, वो भी टोकन है, सिंपल डिजिटल एसेट्स हैं, जैसे लोग लिख रहे हैं टर्म, बिल्कुल ठीक है कि वो डिजिटल एसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो डिजिटल एसेट अगर डिमांड में बढ़ जाएगा और सप्लाई उसकी लिमिटेड रहेगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजिटल एसेट है जिसे कोई भी नहीं लेना चाहता, तो वो शायद अगर आज $1 का हुआ है तो कल को वो 1 सेंट का रह जाए, उस वक्त भी कोई ना ले। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो, क्योंकि उनके अंदर उनके पीछे कोई फिजिकल एसेट नहीं होता, कोई ऐसी चीजें, तो ये इट इज मोस्टली ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, वो जो इनकी एक्चुअल प्राइस होती है। लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना है कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं देख सकते, कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि कोई एक्सेस हो सकता है, कोई और एसेट की आपको एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है, इस तरह की चीज। तो यहाँ पे बिल्कुल ये अहमद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हम इसको यूटिलाइजेशन के पर्पस के लिए टोकन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इथर को अगर आप लें तो ये इथर की वैल्यू जो डिटरमाइन करती है वो किस बेस पे करती है। अगर इथर में फॉर्क आ जाए, सही मतलब आधी कम्युनिटी बोले कि भाई हम इथेरियम के प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है, हम एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस जो है वो इथर का फॉर्क है, सही है, तो इथर की वैल्यू डाउन होगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी जा रही है, कम्युनिटी अफेक्ट करती है उसके, या फिर कोई ऐसा इश्यू आ जाए इथेरियम के प्लेटफॉर्म में, तो जाहिर है उसकी फिर यूटिलाइजेशन कम होगी, डिमांड कम होगी। क्योंकि इथर की जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन है वो किस में, आपकी गैस फीस में, सही है, आपकी गैस डिडक्शन में, माइनर्स की वजह से। तो कम्युनिटी डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से फिर ये आपकी करेंसी क्रैश करेगी, सही है। जबकि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन इटसेल्फ आप उसको टोकन के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि उसका कोई टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उस पर भी इथेरियम से पहले इस तरीके काम हो रहा था, लेकिन वो इतना सूटेबल नहीं था, सही है। तो इथेरियम में हमें कुछ स्टैंडर्ड बताए टोकन्स के। वो स्टैंडर्ड क्यों बताए? जैसे अभी बात हुई कि भाई आपका एक रेस्टोरेंट है, उसमें आप टोकन्स दे रहे हैं, सही है, वो टोकन्स आपके सिर्फ रेस्टोरेंट तक ही यूटिलाइज हो सकते हैं, दूसरे आपके रेस्टोरेंट में या दूसरी जगह जाके बेकरी में जाके यूटिलाइज नहीं हो सकते। वजह उसकी सिंपल सी है कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, सही है। अब इसमें कुछ इथेरियम के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, जैसे ERC20 का हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो उसमें कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड के, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपका वॉलेट उसको यूटिलाइज कर सकता है, आपके वॉलेट को पता है वो फंक्शंस यूज कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है वॉलेट से, सही है। तो वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जितने भी इथेरियम के नेटवर्क पे वॉलेट्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, सही है। तो इसमें आप अपना अगर टोकन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ERC20 के बजाय आप अपना एक टोकन बनाते हैं, तो वो टोकन आप वॉलेट पे कैसे एक्सेस करेंगे जब तक आप उसके इथेरियम के जो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो ना कर लें, या फिर आपका जो टोकन इतना पॉपुलर ना हो जाए कि उसको एक स्टैंडर्ड मिल जाए, सही है। तो वो यहाँ पे ये चीज आती है कि नेटवर्क पे अभी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो अगर आप अपना टोकन लेके जाए तो आपको पॉपुलैरिटी चाहिए होगी, आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाया हो आपने, सही है। लेकिन अभी जो ERC20 जो है वो एक बेसिक टोकन है हमारे पास, सही है। उसको हम देखते हैं अभी कि उसमें है कि हम उसके फंक्शंस देखते हैं, उसका इंटरफेस पढ़ते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल जो हमारे पास ट्रेडिशनल टोकन है वो हम पढ़ चुके हैं, सही है। उसमें एक्सचेंजेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास, सपोज करते हैं कि आपके मोहल्ले में एक तंदूर है, सही है, आपने वहां से कुछ टोकन्स मिले आपको रोटी के, सही है, वो टोकन्स जाके आप किसी दूसरे मोहल्ले के तंदूर में, अपने उसी मोहल्ले में दूसरे एक और तंदूर पे जाके आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसकी जो वैल्यू एड है वो सिर्फ उसी तंदूर तक मौजूद है, सही है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है। उसके अलावा वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसका नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है। हाँ, अदरवाइज उसकी फ्रेंचाइज हो, शहर में उसके मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ओपन है, तो वहां पे अगर वो एक्सेसिबिलिटी है तो वो बिल्कुल वहां पे चलेगा, सही। जबकि इथेरियम, हाँ बोले। मास्टर पेंट वाले तो बहुत अरसे से यूज कर रहे हैं सर ये। हाँ, तो मैं उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इसको यूटिलाइजेशन के उसमें टोकन्स के बारे में बताओ। जबकि आपके डिजिटल जो टोकन्स हैं ये आपको मौका क्या दे रहे हैं, आपको ये आपकी जो डिजिटल एसेट्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने का एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि
आपके पास अगर कार लाइसेंस है, सही है, कार लाइसेंस में हमने इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कार के आपके पास पेपर्स हैं, सही है, तो वो पेपर्स जो हैं वो टोकन है, सही है। अगर आपको उसको ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है तो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है काफी बड़ा, जबकि आपके पास ऐसा इथीरियम के प्लेटफॉर्म पे वो टोकन मौजूद हो तो उसमें आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर का सिर्फ एक फंक्शन हो, आप उसे उसमें एड्रेस डालें और जो भी हैंडलर है उसका आपके पास इतने इथर ट्रांसफर हो, जो भी आपकी डील हुई है उसकी बेस पे आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें, सही है। उससे होगा एक तो ये होगी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, आपको पता हुआ ये, अगर फॉर एग्जांपल आप एक कोई कार बाय करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि यार ये कार जब मैन्युफैक्चर हुई थी तो उस दिन से ये ब्लॉकचेन पे इसका रिकॉर्ड मौजूद है। उससे भी पहले हम उसको कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स जहाँ से आउटसोर्स हुए हैं, सही है, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, तो आपके पास एक क्लियर रिकॉर्ड है, सही है, किन किन ऑनर्स के पास गई तो आपके लिए ट्रेसिंग आसान है, हाँ भाई ये कार इधर थी, तो कोई बीच में मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आप उसकी वैल्यू जो है वो एक डिटरमाइन रहेगी कि आप सपोज करते हैं कि आपके कार के पेपर्स गुम हो गए, तो ये या चोरी हो गया, मतलब आपके पास एक्सेस नहीं रहा, तो आप उसके अब क्या करेंगे आप, वो आपके लिए मसला। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या, आपके पास एक्सेस मौजूद है, क्योंकि आपके पास, हाँ अलबत्ता आपके पास एड्रेस की प्राइवेट की गुम हो गई वो एक अलग बात है लेकिन ये हमारे पास एक अच्छी चीज है कि हम इसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें। जैसे अभी हमें ब्लॉकचेन की सर्टिफिकेशन जो मिली वो एक हैश मिला हमें, मतलब एक उसकी एक टोकन डिप्लॉय हुआ, सही है, वो एक टोकन है जो हमारी क्रेडिबिलिटी को बता रहा है कि हमने ब्लॉकचेन सर्टिफाइड है, सही है। तो दुनिया में बंदा कहीं भी मौजूद हो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ये ब्लॉकचेन सर्टिफाइड है क्योंकि इसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे मौजूद है, सही है। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क का जो इश्यू था वो भी हमारे पास रिजॉल्व हो गया कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो गया। अच्छा, तो हम ये हमारे पास क्लियर हो गया। इसमें भी यही है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस हैं हम वो भी एक हमारे पास एज अ टोकन है, सही है, हम उसको भी जो एक्सेस राइट है उसको एज अ टोकन यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल आपकी जिम है, सही है, जिम में आपके अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप उसको टोकन की बेस पे मॉनिटर कर सकते हैं, सही है। आपकी जो आईडी कार्ड है आप उसको एज अ एनएफटी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर एक एनएफटी मतलब ERC 721 जो अभी एनएफटी का सवाल मुझसे पूछा था, सही है, तो वो हम अगर अपने आईडी कार्ड को देखें तो हमारी जो वेरिफिकेशन है, जो ह्यूमन आइडेंटिटी है हमारे पास इस कंट्री में, वो हम एज ए NFT है। क्यों? क्योंकि हम चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल किसी की आइडेंटिटी किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के इक्वल नहीं हो सकती, सही है? तो वो एक हमारे पास ये आ गया। और इसमें हम देख लेते हैं और आगे क्या है। क्रिप्टो किटी के बारे में पता है किसी को? कोई डिफाइन करेगा क्रिप्टो किटी के बारे में? ये हाँ सर, इसमें ये क्रिप्टो जी ये प्रॉपर्टी जैसे जिसके जो टोकन है किसी प्रॉपर्टी का, उसका जो वो प्रॉपर्टी या कोई भी चीज है जैसे व्हीकल, अगर वो अपग्रेड हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, टोकन तो उसी पहले जो जब वो लिया गया तो उसकी वो वैल्यू थी। अब वो जो प्रॉपर्टी का जो टोकन है जैसे व्हीकल का है या कंप्यूटर किसी चीज का भी टोकन बना है, अब वो प्रॉपर्टी वो अपग्रेड हो गई, उसमें मजीद चीजें ऐड हो गई, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो फिर टोकन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टोकन मौजूद है, उसमें दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है। एक ऑनरशिप का है कि सेट ऑनर, कि न्यू ऑनर कौन है, ट्रांसफर ऑनरशिप करने, वो हो गया फंक्शन। एक फंक्शन हमारे पास हो गया कि ये सेल के लिए ऑन है या ऑफ है, वो फंक्शन उसको ऑन करता है, सही, वो सेट कर रहा है। और एक और एक फंक्शन है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम, क्योंकि हम इसको होल्ड कर रहे हैं, हमारी मर्जी हम जितने की बेचें, जैसे NFT है, आप जितने की भी लगा दें, सही है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन है। अब तीनों फंक्शन कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ ऑनर। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑन सेल है, तो ये आपने उसको ऑन किया, सबसे पहले आपने उसकी प्राइस बताई कि ये मैं इस प्राइस पे बेचना चाह रहा हूँ, उसने फिर डील हुई, आपने उसको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। या फिर अभी इसमें अभी हम ट्रांसफर फ्रॉम का भी फंक्शन पढ़ेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि वो हम इसको भी डिसेंट्रलाइज कैसे और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। क्रिप्टो किटी के बारे में पूछा था, कोई बताएगा क्रिप्टो किटी के बारे में? जी, क्रिप्टो किटी बेसिकली ये वही NFTs हैं जैसा आपने बताया। एक गेम है, उस गेम में ये है कि जैसे किटन्स हैं, उन किटन्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनका फर कलर, उनका आई कलर, उनका वैसे सारी चीजें। तो हर यानी उन्होंने बहुत सारे देयर आर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस जिनसे मिलके एक किटी बनती है। तो अगर एक किटी आपके पास है और एक मेरे पास है तो वो नॉन फंजेबल है, एक्सचेंजेबल नहीं है।
तो इट्स जस्ट लाइक अ टोकन। उसके पीछे जो लॉजिक है वो वही नॉन फंजिबल टोकन का है, क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो डिजिटल एसेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं जो उन्होंने डिफाइन किए हैं वो बहुत से डिफरेंट हैं। तो उनकी बेस पे एक ये किटी का जो हमारे सामने एक इमेज आता है वो उसकी बेस पे आता है, जो कि एक दूसरे से फर्क होता है। दैट्स वाई वो नॉन फंजिबल टोकन्स कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें समझाना चाहूंगा कि क्रिप्टोकरेंसी की अगर हम मिसाल ले लें, एक एक सपोज मिसाल है कि सयारे हैं जिस तरह हमारे पास, जिसमें सूरज, चांद और नेपच्यून, प्लूटो, इस तरह के 5 सितारे आ गए ना। तो अब क्या होगा कि इनकी एक अलग अलग वैल्यू, जिसके पास ये आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और कोई बताएगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप जी आ बोले। रही अब आ रही है। मैं इसको अगर क्रिप्टोकरेंसी को मिसाल ले लूं कि एक जैसे हमारे पास सैयारे हैं मुख्तलिफ, चांद, सूरज, नेपटन, प्लूटो, इस तरह के 9 सैयारे हमारे पास। तो इस तरह हो जाए कि किसी तरह एक एक सैयारे का एक एक सर्टिफिकेट किसी को मिल जाए, तो उसका मालिक बन जाएगा, 9 मालिक बन जाएंगे 9 सैयारों के। वो उसको सेल भी कर सकते हैं, इस तरह उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यानी कि क्रिप्टो किटीज की मिसाल भी यही है कि ये डिजिटल एसेट्स हैं जो हमें हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन उनको लेकिन इथेरियम की दुनिया में या नेट की दुनिया में इनको डिफाइन किया गया है। या इनको ऐसे कह लें कि सर ये क्रिप्टोकिटीज जो हैं वो डिजिटल एनिमल्स हैं, जो रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करते मगर वहाँ पे बनाए गए हैं, उनकी खास एट्रीब्यूट्स बनाए गए हैं, तो डिजिटल एनिमल्स कह लें इसको इस तरह। सही है। और भी डिफाइन करेगा? डिफाइन करने किसी और को बोले, कोई क्या एग्जांपल और जो 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 चीज अपग्रेडेबल हो वो मतलब इसमें चेंजिंग आ सकती है, वो नॉन फंजेबल। यानी ये जैसे ये चूंकि अब ये जो डिजिटल है एक किटी है, तो ये चूंकि चेंज हो सकता है, तो इनके जैसे दोनों के एट्रीब्यूट में तब्दीली आ सकती है, इसलिए जो है ना ये नॉन फंजेबल है। जो चेंज नहीं हो सके वो नॉन फंजिबल वो टोकन्स होते हैं जिनमें किसी एंटिटी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरी एंटिटी से मैच नहीं कर रही होती किसी सूरत। तो वो डिफरेंस की बिना के ऊपर तो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, तो उनकी वैल्यू भी इक्विवेलेंट नहीं होती। जैसे कि हमें बुक के अंदर दिया हुआ था पिक्चर्स जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स की सेल होती हैं, तो उसके अंदर हर अगर एक आर्टिस्ट की भी हो 2 या 3 डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, तो उन दोनों तीनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि वो दोनों तीनों चीजें जो है वो डिफरेंट होंगी। सही है। तो उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो उन हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से उनकी वैल्यू डिफाइन होती है और इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती कि एक का टोकन आपने लिया है और उसी को आप दूसरे पे खरीदना चाहें, उसी आर्टिस्ट की उसकी तस्वीर खरीदना चाहें तो वो आप खरीद नहीं सकते। सर मैं इसकी एग्जांपल एक देना चाहूंगा कि जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कोई भी 5 मरला हो गया, 10 मरला हो गया, तो वो डिफरेंट जगह पे होंगी। जैसे 5 मरला की प्रॉपर्टी सिटी के अंदर है और 5 मरला की गांव के अंदर है, तो उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, वो इंटरचेंजेबल नहीं होंगी, वो नॉन फंजिबल एसेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल वही प्रॉपर्टी में एक ही प्लेस पे खरीदता हूँ 5 की, तो वो उनकी जो है वो वैल्यू सेम होगी। क्रिप्टोकिटीज भी नॉन फंजिबल हैं सर। अच्छा, तो इसको अगर हम सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं फंजिबल की। सही है। सपोज करते हैं बिटकॉइन जो है वो फंजिबल है। क्यों? आप एक बिटकॉइन के बदले दूसरा बिटकॉइन आप परचेज कर सकते हैं, मतलब जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो सिमिलर वैल्यूज होल्ड कर रहा है। सही है। जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, कार्बन क्रेडिट्स हो गए, ये सारे फंजिबल है क्योंकि ये एक्सचेंजेबल है
एक फॉर सपोज करते हैं 1 kg गोल्ड इज इक्वल टू 1 kg गोल्ड, सही है। इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है कि भाई नहीं ये गोल्ड का पीस अलग है ये अलग है। हाँ, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसकी क्वालिटी की बेस पे, लेकिन जो एग्जैक्ट गोल्ड है वो तो एक गोल्ड ही है, सही है। लेकिन जो हमारे पास नॉन फंजिबल में जो चीज़ आती है वो आती है कि अगर हम इंटेंजिबल में देखें तो हमारे पास कॉपीराइट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अगर फॉर सपोज करते हैं कि अभी मैं करंट एग्जांपल दूं तो कोई भी म्यूजिक होता है तो उसके कॉपीराइट्स इश्यूज कॉपीराइट्स होते हैं, सही है। अगर आप उसके बगैर आपका अगर कॉपीराइट्स होल्ड नहीं करता है उसका, सही, तो आपके पास एक लीगल इशू हो सकता है, आप पे केस किया सकता है, या आपकी वीडियो अगर यूट्यूब पे तो डाउन की जा सकती है, सही, क्योंकि आपके पास उसके राइट्स नहीं है, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं उस राइट्स को, सही है। तो यहाँ पे आपके जो कॉपीराइट्स होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं, आप इसको टोकनाइजेशन पे लेके जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस वर्क हो सकता है, सही है। अगर हम टेंजिबल पे एग्जाम्पल दें तो हमारे पास जैसे अभी एग्जाम्पल आ चुकी है, प्लॉटिंग की हो गई, हाउस की हो गई, कि अगर सपोज करते हैं कि मोहल्ले में जो 2 घर हैं वो भी इक्वल वैल्यूज नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, दोनों पे जो इनको बनाते जो वैल्यू ऐड हुई है वो दोनों अलग हैं, सही है, तो वो एक्सचेंजेबल नहीं है। अदरवाइज ऑनर्स खुद से एक्सचेंज करना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट एक्सचेंजेबल नहीं है, सही है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है पेंटिंग की, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, तो इसमें ये भी एक्सचेंजेबल नहीं है कि आप किसी और पेंटिंग के बदले इसको एक्सचेंज कर लें, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू होल्ड कर रही है। अच्छा मुदस्सिर भाई, यहाँ पे ये एक चीज है कि ये जो ऑयल का दिया हुआ था बेसिकली ये एनएफटीज के मतलब नॉन फंजिबिलिटी के अंदर ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फंजिबल ऑयल की भी जो कैटेगरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मतलब यहाँ पे रॉ ऑयल की बात हो रही है, रॉ ऑयल भी हो उसकी भी जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उसकी भी यील्ड डिफरेंट होती है, वैल्यू डिफरेंट होती है, उसको आप फंजिबल नहीं कह सकते। बहुत सारा ऐसा डिफरेंट किस्म के भी इसके स्पेक्स होते हैं, तो इसको मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए ये कि आप इसको इसमें डाल सकते हैं नॉन फंजिबल के अंदर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं, मेरे ख्याल में जो जैसे अगर आप गोल्ड की सब बात कुछ हुई ना, गोल्ड की और वो सारी, यानी उसमें भी हम कहें जी वो तो कैरेट्स का डिफरेंट है, ये है वो है, या हम किसी और चीज की बात करें कि जैसे राइस हैं, वो राइस तो राइस की भी कोई बासमती राइस होता है, कोई कैसा राइस होता है। तो इसका मकसद यही है कि विद एग्जैक्ट, यानी अगर आपके पास भी उसी कंपनी उसी क्वालिटी का एक बैरल ऑफ ऑयल है और मेरे पास भी एक बैरल ऑफ ऑयल है, तो अगर मैं They चाहूँ are कि both आप equal अपना मुझे values। दे दें, मेरा आप ले लें, तो दैट्स फाइन, हम वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आपने शेल का अगर ऑयल बाय करते हैं तो पर वो यूनिट एक और वैल्यू शेल मेरे के ख्याल ऑयल से के ना, बराबर है। हर यूनिट की आइडेंटिटी जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। जिस चीज की पर यूनिट वैल्यू डिफाइन हो सकती है वो सेम पर यूनिट वैल्यू जिसकी, जिस तरह 1 लीटर या 1 ड्रम या 10 गैलन, सेम उसी सेम एंटिटी की जिसकी डिफाइन हो सकती हो, दैट इज फंजिबल। यस। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या टोकन्स यूटिलिटी से ये भी हमने पढ़ लिया कि हम इक्विटी टोकन्स जो होगा हमारे पास, हम इक्विटी टोकन्स में हम ये कर सकते हैं। सपोज आपका एक स्टार्टअप है, सही, आपने बोला कि यार मैं इसकी इक्विटी करना चाह रहा हूँ, मैं 40% शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, सही है। तो वो आप कोई भी अगर उसके शेयर्स होल्ड कर रहा है तो मतलब वो ओनरशिप होल्ड कर रहा है, सही है। तो वो आप उसकी ओनरशिप पे टोकन्स बना के आप दे सकते हैं, हाँ भाई इसके पास इतने टोकन्स है तो ये मेरे स्टार्टअप की इतनी ओनरशिप इसके पास है, सही है, इतने शेयर्स होल्ड कर रहा है, सही है। जबकि यूटिलिटी टोकन हम पढ़ चुके हैं, जैसे इथर को हम एग्जांपल लें तो इथर हम कैसे यूज कर रहे हैं, हम एज अ यूटिलिटी ही यूज कर रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म में, सही है। और अगर मैं कुछ एग्जांपल में एक्सचेंजेस पे अगर आप जाएं तो उनके भी कुछ यूटिलिटी टोकन्स मौजूद हैं, सही। जैसे अभी AWS की एग्जांपल दी थी अहमद भाई ने, सही है। तो अगर वो भी यूटिलिटी टोकन में आता है कि आपसे अमेजोन बोले कि ये टोकन से आप इसको बाय कर लें और इसके बदले में आप ये सर्विस आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सही है। कि आपको एक EC2 मशीन मिल जाएगी, सही है, इतने स्पेक्स की, या आप क्लाउड स्टोरेज बाय कर सकते हैं 10 GB या 15 GB, सही है। तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसी प्लेटफॉर्म में रहते हुए, सही है। तो वो हमारे पास एक यूटिलिटी टोकन्स में आ जाता है, सही है। और ये वही बात हो रही है जो हमने फर्स्ट उसमें डिस्कस किया था कि जो ब्लॉक बिटकॉइन है वो इटसेल्फ अ टोकन ही है, सही है। और उस पर भी इसी तरीके से वर्क होता रहा, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं था। अच्छा, तो हम टोकन स्टैंडर्ड्स पे आ जाते हैं। टोकन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेगा, टोकन स्टैंडर्ड्स को अभी क्लास के शुरू में थोड़ा बताया था मैंने टोकन स्टैंडर्ड्स का, तो डिफाइन करेगा इसे।
ऑब्वियसली जब भी कोई टोकन किसी भी तरह का बनाना चाहता है तो इसमें एक तो टाइप्स आ जाती हैं, और अगर हम किसी एक को ही लेके चलें तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि अगर आपने ERC20 टोकन बनाना है या ERC721 टोकन बनाना है तो आपको एक सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट या रोड मैप दिया गया है कि आपने ये या इंटरफेस कह लें उसे, वो दिया गया है कि आपने ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि जितने लोगों ने टोकन्स बनाए हों उस पर्टिकुलर टाइप के, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड तौर पे बने हों, और जो भी वॉलेट्स हों जो उन टाइप्स के टोकन्स को शो कर सकें, होल्ड कर सकें, तो उन्हें ये पता होगा, उन्हें उसी वक्त पता होगा कि एक स्टैंडर्ड इन सब ने मेंटेन किया है, तभी वो उन्हें शो कर सकेगा और होल्ड कर सकेगा। तो सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये हमें जो है ये ERC20 या 721 के हमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें सारे टोकन्स फॉलो करते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद। और कोई? बेसिक फंक्शनैलिटीज एक टोकन की क्या होनी चाहिए, वो अगर वेल डिफाइंड हैं और कोई वही फंक्शनैलिटीज जरूर ऐड कर रहा है बेसिक फंक्शनैलिटीज, तो वो एक टोकन होगा, सिमिलर टोकन होगा। सही है। कोई और बताना चाहेगा? स्टैंडर्ड्स टोकन्स में हमने यही पढ़ा था कि जो ट्रांसफर होते हो, ये इसकी क्वालिटी है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती हो, और अलाउंसेस मतलब कि मेरी बुनियाद पे किसी को मैं दे दूं अपने, यानी कि एक मेरे पास पियोन रखा हुआ है, उसको मैं 100 टोकन दे देता हूं जाके मार्केट से, वो कुछ चीज़ें मेरी बुनियाद पे लेना है, इसको अलाउ कर सकता हूँ, जिसमें अलाउ का होता है, फंक्शन होता है। तो इस तरह के 7 बेसिक जो है ना वो फंक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड्स टोकन में आते हैं। इसके अलावा फिर दूसरे हो जाते हैं कि वो चेंज हो जाते हैं, होते हैं ERC20 टोकन है जिसमें टोकनाइजेशन यानी कि जिन्हें बाय और सेल की जो बात की थी वो ऐड हो जाती है, लेकिन होते ERC टोकन ही है वो। सही है। अच्छा, तो हम इसके इंटरफेस पे चलते हैं। सही, इसको हमने पढ़ लिया कि ये असल में होता ही है कि इसके कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके नेटवर्क ने उस पर कॉन्सेंसस किया कि हाँ ये इसका स्टैंडर्ड होगा। सपोज कि हम इस पे आते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस मौजूद है। बेसिकली जो इंटरफेस है ना वो प्री डिफाइंड इंटरफेस हमारे पास मौजूद है